नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबर पर। कृषि की लागत में कमी लाने के लिए किसानों के घर पर ही उनके बीजों को शोधित करने की प्रक्रिया बस्ती जिले में शुरू की जा रही है। इससे किसानों को बाजार से बीज खरीदने से छुटकारा मिल जाएगा और लागत में 30% की कमी आएगी। इसके लिए किसानों को जरूरी दवाएं भी कृषि विभाग ही मुहैया कराएगा। ये फैसला कृषि विभाग की बैठक में लिया गया है, जिसके तहत मोबाइल बीज विधायन संयंत्र को वाहन में रखकर किसानों के घर ले जाया जाएगा। इस मोबाइल वैन में जरूरी दवाएं भी मौजूद होंगी। इससे रबी और खरीफ फसल में किसानों को शोधित बीज के लिए कृषि विभाग के बीज भंडारों पर लाइन लगाने से छुटकारा मिल जाएगा। इस बीज शोधन सुविधा के लिए किसानों से नाम मात्र शुल्क लिया जाएगा, जो कि वाहन के रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। झारखंड में रेशम उत्पादकों, किसानों, शिल्पियों, उनकी इकाइयों और बुनकरों का हौसला बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए के पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में 425 मीट्रिक टन टसर के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, पर लक्ष्य से दुगना ज्यादा यानी 900 मीट्रिक टन टसर सिल्क का उत्पादन हुआ। हस्तकरघा विभाग द्वारा प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों को मजबूत बनाने के लिए 8.70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उद्योग विभाग का उपक्रम झारक्राफ्ट दुनिया की अकेली ऐसी संस्था है जिसे जैविक प्रमाण पत्र मिला है। इस संस्था ने 80,000 रेशम कीट पालकों और 10,000 बुनकरों को माली रूप से मजबूत बनाया है। उत्तर प्रदेश का कृषि महकमा अब किसानों को खुद मिट्टी की जांच करने की सुविधा मुहैया करा रहा है। इसके लिए सूबे के 4 जनपदों रायबरेली, फैजाबाद, बाराबंकी और उन्नाव का चयन किया गया है। इन जनपदों की 4 ग्राम पंचायतों में इस योजना के तहत किसान मिट्टी की जांच पोर्टेबल टेस्टिंग किट द्वारा करेंगे। किसानों द्वारा मिट्टी की जांच के बाद संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के इस इरादे से ये सेवा शुरू की गई है। इस योजना का मकसद मिट्टी की घटती उत्पादन कुवत को बढ़ावा और रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल में कमी लाना भी है। इस योजना से मिट्टी की जांच कार्यशालाओं की पहुंच से दूर किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच आसान हो जाएगी। किसानों को और आधुनिक उन्नतशील बनाने के लिए अब मंडी भैया संस्था का गठन किया जाएगा। ये संस्था किसानों से संपर्क साध उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी के साथ लाभकारी मूल्य दिलाने में भी मदद करेगी। सभी 250 मंडियों को ऑनलाइन भी किया जाएगा, ताकि लाइसेंस धारक आढ़तियों का डाटाबेस तैयार करके केंद्रीकृत सर्वर पर डाला जा सके। मंडी स्थलों में कार्यालय भवनों, दुकान गोदामों और छायादार नीलामी चबूतरों को आपदा बीमा योजना में शामिल करने के साथ इटावा, मेरठ और कन्नौज की मंडियों का भी कंप्यूटराइजेशन इटावा, मेरठ, कन्नौज, मुरादाबाद और औरैया मंडी समितियों की भी टर्न की कंप्यूटराइजेशन योजना में शामिल किया जाएगा। इससे मंडी में प्रवेश पर्चियां कंप्यूटर से उपलब्ध कराने और लाइसेंसियों का खाता ऑनलाइन होगा। इससे स्टॉक की सूचना किसी भी वक्त देखी जा सकेगी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने मूंग की 2 ऐसी प्रजातियां विकसित की हैं जो 55 दिनों में खेत में लहलाने लगेंगी। अभी तक मूंग की फसल पकने में कम से कम 70 दिनों का समय लगता था। इसकी वजह से 40% फसल बारिश की भेंट चढ़ जाती थी। IIPR के वैज्ञानिकों ने मूंग की खेती के लिए IPM 409.4 और IPM 205.7 नाम की 2 प्रजातियां विकसित की हैं। मूंग की ये प्रजाति ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयुक्त है। मूंग की इन 2 नई प्रजातियों को विकसित करने में वैज्ञानिकों को लगभग 8 साल का समय लगा है। कई अलग अलग जांचों में सफल होने के बाद अब इन प्रजातियों की टेस्टिंग का काम अंतिम चरणों में चल रहा है। किसानों तक ये प्रजातियां साल 2015-2016 तक पहुंच जाएंगी। अरहर के क्षेत्रफल और उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। आगरा, बुलंदशहर, बदायूं, मथुरा और एटा सहित लगभग 10 से 12 जिलों में अरहर की अगेती खेती की जाती है। पिछले कई सालों में शीघ्र और मध्यकाल में पकने वाली कई प्रजातियों का विकास किया गया है। ये प्रजातियां उत्तर प्रदेश में अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए काफी उपयोगी हैं। इनमें से एक किस्म है मानक। मानक किस्म 155-165 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे मध्यम ऊंचाई के और फैलावदार होते हैं। इस किस्म की उपज क्षमता 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, आइए कृषि समाचारों के बाद अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताज़ा मंडी भावों की।
मंडी भावों में आज सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं 1450 रुपये प्रति कुंटल, इलाहाबाद की मंडी में 1410 रुपये प्रति कुंटल, कानपुर की मंडी में 1425 और लखनऊ की मंडी में गेहूं का भाव 1430 रुपये प्रति कुंटल रहा। बात अगर चावल के भावों की करें तो आगरा की मंडी में चावल 2180 रुपये प्रति कुंटल, इलाहाबाद में भी 2085, कानपुर में 2145 और लखनऊ में चावल का भाव 2090 रुपये प्रति कुंटल रहा। लहसुन की औसत कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में लहसुन 3125, इलाहाबाद 3080, कानपुर में 3100 और लखनऊ की मंडी में लहसुन का भाव 3200 रुपये प्रति कुंटल रहा। सब्जियों में टमाटर की औसत कीमतों की बात करें तो आगरा की मंडी में टमाटर 830, इलाहाबाद 780, कानपुर में 850 और लखनऊ की मंडी में टमाटर का भाव 950 रुपये प्रति कुंटल रहा। प्याज के भावों की बात करें तो आगरा की मंडी में प्याज 1400 रुपये प्रति कुंटल, इलाहाबाद में 1350, कानपुर में 1320 और लखनऊ में 1460 रुपये प्रति कुंटल प्याज का भाव रहा। भिंडी की औसत कीमतों की बात करें तो आगरा की मंडी में भिंडी 1450, इलाहाबाद 1380, कानपुर में 1500, लखनऊ की मंडी में भिंडी का भाव 1500 रुपये प्रति कुंटल रहा। और अब एक नज़र आलू के औसत भावों पर। आगरा की मंडी में आलू का भाव 1570 रुपये प्रति कुंटल, इलाहाबाद में 1440, कानपुर में 1470 और लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 1550 रुपये प्रति कुंटल रहा। और अब एक नज़र हरी मिर्च की औसत कीमतों पर। आगरा की मंडी में हरी मिर्च का भाव 1260 रुपये प्रति कुंटल, इलाहाबाद में 1440, कानपुर में 1530 और लखनऊ की मंडी में हरी मिर्च का भाव 1400 रुपये प्रति कुंटल रहा। मंडी भावों में अब नज़र आम के औसत भावों पर। आगरा की मंडी में आम का भाव 2260 रुपये प्रति कुंटल, इलाहाबाद में 2200, कानपुर में 2150 और लखनऊ की मंडी में आम का भाव 2000 रुपये प्रति कुंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है।
लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। इस समय संरक्षित खेती का बार बार बात हो रही है। संरक्षित खेती है क्या? जैसे इसका संरक्षित खेती नाम है, उसी से तरह उसका शब्द स्पष्ट है कि पहले किसान ओपन कंडीशन में, खुले वातावरण में खेती करते थे, तो उसमें नाना प्रकार की बीमारियां लगती थी। उसका तापक्रम, वर्षा को प्रभाव पड़ता था, उत्पादन प्रभावित होता था, उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती थी, उत्पादन भी कम होता था। तो उसके बाद फिर ये किया गया कि ऐसी तकनीकी का इजाद किया जाए जो कम समय में, कम लागत में अधिक पैदावार प्रति एरिया पर दे पावे। तो उसके लिए संरक्षित खेती का प्रावधान किया गया। तो संरक्षित खेती को एक दायरे में, घेरे के अंदर करते हैं कि जिसके अंदर उसका तापक्रम बना रहे जो हम चाहते हैं जिस फसल के लिए, उसकी सिंचाई की व्यवस्था हो, उसमें जो पौध रक्षा कार्यक्रम अडॉप्ट करते हैं उसकी व्यवस्था हो। इन सब को करने के लिए संरक्षित खेती का प्रावधान किया गया। संरक्षित खेती दो प्रकार से की जाती है। एक पॉली हाउस, जिसे ग्रीन हाउस भी कहते हैं, वो पॉली कवर के अंदर होता है, और दूसरा होता है नेट हाउस। तो दोनों में सब्जियों की खेती और फूलों की खेती की जाती है। जो सब्जियों की खेती की जाती है उसमें पॉली हाउस, जिसके ग्रीन हाउस भी कहते हैं, इसमें सब्जियों में मुख्य रूप से टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा की खेती की जाती है। खीरा की जो है पार्थेनोकार्पिक वैरायटीज़ का उपयोग किया जाता है। तो इससे जो हमारा ओपन कंडीशन में उत्पादन होता है उसके 5 से लेकर 10 गुना पैदावार अधिक होती है। वो आधार करता है कि किसान ने कितना टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट किया है, कितनी अच्छी देखभाल की है, कितना उसमें कर्षण क्रियाएं की हैं, इसके आधार पर उसके उत्पादन होती है। जो नेट हाउस का है, नेट हाउस के अंतर्गत भी सब्जियों की खेती करते हैं और फूलों की भी खेती करते हैं। उसमें मुख्य रूप से जरबेरा जो हमारे यहाँ करते हैं और गुलाब की खेती करते हैं नेट हाउस के अंतर्गत। तो सरकार के द्वारा इस पर सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं, नेट हाउस के लिए भी और पॉली हाउस के लिए। अब इसमें अलग अलग क्षेत्रफल के लिए अलग अलग अनुदान की सुविधाएं हैं। पहले जैसे 500 वर्ग मीटर का कोई किसान बनाता है पॉली हाउस, तो उसको 1060 रुपया प्रति वर्ग मीटर का 50% अनुदान दिया जाएगा। यदि 500 से 1000 वर्ग मीटर का बनाता है तो उसको 935 रुपया वर्ग मीटर का, उसका 50% दिया जाता है। 1008 से लेकर 2080 वर्ग मीटर के अंतर्गत बनाता है तो उसको 890 रुपया पर वर्ग मीटर के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। और ये 2080 वर्ग मीटर से अधिक का 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर करता है तो उसमें 844 रुपया वर्ग मीटर के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। इसके साथ जो उनमें फसलें उगाते हैं, जैसे जरबेरा का उगाना हो तो जरबेरा जो फूल है इसके उगाने के लिए 610 रुपया प्रति मीटर, उसका 50% हम प्लांटिंग मटेरियल और उसमें जो खाद या इनपुट लगता है उस पर भी अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है। यदि उसके अंदर सब्जियों की खेती की जाती है, जैसे शिमला मिर्च का, टमाटर का और खीरे का, तो उसमें 140 रुपया प्रति वर्ग मीटर के इसका आधा 50% अनुदान उसका प्लांटिंग मटेरियल और इनपुट पर भी दिया जाता है। नेट हाउस की जो बात करते हैं, नेट हाउस का जो कास्ट आता है 710 रुपया प्रति वर्ग मीटर आता है, इसका 50% अनुदान दिया जाता है।
इसके अंतर्गत जो फसलें ली जाती हैं, तो जो नेट पॉली हाउस के अंतर्गत अनुदान की सुविधा है, वही सुविधा नेट हाउस के अंतर्गत भी प्रदान की जाती है। जो सब्जियों की खेती आम आदमी बाहर करता है, जी, तो इसमें करते हैं, इसमें करने की कोई खास विधि है? हाँ, इसको तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जो मीडिया है वो भी बाहर से अलग है। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक तो सॉइल मीडिया होता है और एक सॉइललेस कल्चर भी होता है। सॉइललेस कल्चर में जनरली जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अडॉप्ट करते हैं वो कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है, जो हमारे सॉइल बाउंड डिजीजेज होते हैं, ऐसे जो बैक्टीरिया या फंगस होते हैं जो भूमि के अंदर रहते हैं, उससे हमारी फसलें प्रभावित होती हैं। क्योंकि जब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत हम खेती करते हैं तो वो डिजीज इंसेक्ट से फ्री होना चाहिए, क्योंकि कंजीनियल टेम्परेचर जैसे फसल के लिए मिलता है, ऐसे हमारे बैक्टीरिया और फंगस के डेवलपमेंट के लिए भी वही कंजीनियल टेम्परेचर मिल जाता है, तो वो भी बहुत तेज़ी से फैलता है। तो उसको निर्जलीकरण के लिए या तो आप स्टरलाइजेशन की क्रिया करें। स्टरलाइजेशन से क्या मतलब? स्टरलाइजेशन का होता है कि उसमें एसिड फ्यूमिगेशन होता है, जिसमें कुछ केमिकल डाल देते हैं, उसको पॉली हाउस से कवर कर देते हैं। ये केमिकल की जानकारी किसान भाई को कहाँ से मिलेगी? ये फार्मल्डिहाइड है। फार्मल्डिहाइड 1:10 रेशियो से करते हैं। 1 भाग फार्मल्डिहाइड 10 लीटर पानी में मिला करके उसको ज़मीन के ऊपर एक बार छिड़काव कर देते हैं, जिससे उसका 1 इंच की भूमि में नमी आ जाए। ये कहाँ मिलेगा? ये दवाई मिल जाता है आम मार्केट? हाँ, आम मार्केट में, वो स्थानीय बाज़ार में जो केमिकल की दुकानें होती हैं, जहाँ रासायनिक चीज़ें मिलती हैं, वहाँ ये फार्मल्डिहाइड आसानी से मिल जाता है और सुलभ भी है। और दूसरा होता है सोलर स्टरलाइजेशन। सोलर स्टरलाइजेशन में वो दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसमें मिट्टी को धूप में बिछा देते हैं, तो उसमें करीब 15 से 20 दिन का समय लगता है, तो ज़्यादा समय ले लेता है। तो यदि किसान भाई जिनके पास की कम पैसे है और समय ज़्यादा है, तो वो सोलर स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया भी अडॉप्ट कर सकते हैं। किसान भाई को कुछ खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है पॉली हाउस या नेट में खेती कर रहा है तो? हाँ, पॉली हाउस और नेट हाउस में खेती करने के लिए फ्रीक्वेंट विजिट करना अनिवार्य है। इसमें पौधे की ग्रोथ भी होती है, उसकी क्वालिटी भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें उत्पादन होता है। तो जब फसल निकलने लगता है तो डेली जो है उसमें हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। जैसे फूल का हो तो डेली तुड़ाई करना पड़ेगा और समय से उसको मार्केट भेजना पड़ेगा। उस जो तुड़ाई किए जाए उसकी वो प्रॉपर ग्रेडिंग कर लिया जाए, जिससे उसका बाज़ार मूल्य भी अधिक मिले। जो उसमें जैसे दिखाई पड़े कि हमारे कीड़े बीमारियां लग गई हैं, तो उसको तुरंत उपचार करना चाहिए। इसके लिए जो है, यदि किसान भाई को नहीं जानकारी है तो स्थानीय जनपद में उनके कृषि रक्षा अधिकारी उपलब्ध होते हैं या जिला उद्यान अधिकारी रहते हैं, तो उनसे समन्वय स्थापित कर सकते हैं। आम की जब बात होती है तो लखनऊ और मलिहाबाद की बात होती है। जी जी जी। इस समय आम का तुड़ाई चल रहा है। जी। तुड़ाई के दौरान क्या क्या ध्यान रखना चाहिए किसान भाई को? ठीक, तुड़ाई के दौरान ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फल तोड़ते हैं वो उसको डंठल सहित फल का टूटना चाहिए। उसके लिए मैंगो हार्वेस्टर भी आता है। और जब हम यहाँ देखते हैं सामान्य किसान जो है वो डंडी में बांध करके और वो तोड़ लेते हैं, तो उसका जो गोंद निकलता है वो उस पर जो है काला काला उस पर दाग पड़ जाता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। जब भी तुड़ाई करें डंठल के साथ करें और उसको उल्टा रख दें, कोरोगेटेड बॉक्सों में पैक करने के पूर्व उसको उल्टा रख दें, जिससे जो है यदि कोई उसमें उसका गोंद निकल भी रहा है तो वो नीचे टपक जाए और उसके फल के ऊपर ना हो, जिससे उसके मार्केट वैल्यू जो है प्रभावित ना हो। जो पैकिंग होती है जी, उसके लिए भी कुछ खास कहना चाहेंगे किसान भाइयों को? हाँ, पैकिंग के लिए तो ये जनरली किसान यहाँ पर तो लकड़ी की पेटियाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उपयुक्त नहीं है। जब हार्वेस्टिंग करें तो उसको प्लास्टिक क्रेट में रखें। प्लास्टिक क्रेट में रखने के बाद कोरोगेटेड बॉक्सों में उसको सफाई करके ग्रेडिंग करके पैक करें और इच्छित स्थान पर पहुंचाएं, और ग्रेडिंग के हिसाब से उनको उसका बाजार मूल्य मिलेगा। जी हाँ, इसका खास मकसद ये है कि जब हमारी मई और जून में गर्म हवाएं चलती हैं तो जो लू के थपेड़े होते हैं वो सीधे पॉली हाउस में फूलों को जो है प्रभावित करते हैं, फूल सुखाने की कोशिश करते हैं। तो हम उसके बगल में मक्का लगा देते हैं, तो मक्का जो है वो गर्म हवाओं को रोक लेता है और हवा जो है पॉली हाउस में फिर ठंडी होकर अंदर जाती है। मक्का के बारे में कहा जाता है कि मक्का जिस खेत में लगाया जाए उस ज़मीन को भी बाद में कुछ फ़र्क पड़ता है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो पहले गिलडलस था। गिलडलस जब हमारा मार्च में खेत खाली हुआ तो हमने मक्का लगा दिया, और मक्का से भी अच्छा लाभ हमें मिल जाता है। साथ में हमारे पाली हाउस का भी जो है संरक्षण हो जाता है। ये मक्के की खेती कब कब होता है? मक्का तो एक तो गर्मियों में भी होता है, जो मार्च अप्रैल में बोया जाता है। दूसरा जुलाई अगस्त में भी बोया जाता है, बारिश के बाद जो हमारे जाड़ों में निकलता है। तो कई फिर ये तो साल भर ये फसल होती है। मक्का आपका बोया गया है, कब बोया गया? ये हमारा मार्च में बोया गया था। ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये 90 दिन में तैयार हो जाता है। क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है मक्का बोते समय? मक्का बोने में कोई ख़ास नहीं ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें ख़ास की चीज़ों की नहीं ज़रूरत होती है। इसमें तो बस ये है कि पानी हमें देते रहना चाहिए। अगर हमारा पानी हम सही समय पे देंगे तो हमें जो है हमारी जो फ्रूटिंग होगी, जो है अपने फल अच्छे, बीज अच्छा सेट होगा। अभी जो मक्का खेत में लगा हुआ है, इसमें क्या किस तरह की देखभाल अभी करने की ज़रूरत है सामयिक? अब इस समय तो ये मक्का भी कुछ तैयार है, बस तोड़ के ये आज मंडी के लिए जाएगा, तोड़ के मंडी को जाएगा। अगर ठीक से एकड़ करें तो करीब 30 से 40 हज़ार रुपये जो है कि एकड़ में फ़ायदा हो जाता है।